बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल अज़ाज़ील जिसकी राइटर हैं राबिया ख़ान, उसकी ये 13वीं एपिसोड है और कहानी बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ मोड़ में दाखिल हो चुकी है और बहुत अच्छा नावल है। जैसे कि नमल नावल है, जैसे कि हालिम नावल है, जैसे जन्नत के पत्ते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसका थोड़ा अलग अंदाज़ है, थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है। हर स्टोरी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो बस असल मकसद जो होता है वो अपने रीडर्स को कहानी के साथ जोड़े रखने का होता है, ठीक है। अब इतना जो हमने पढ़ लिया है, अब हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होना है, आगे इन सब का अंजाम क्या होगा, क्योंकि हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ नावल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि होगा क्या। जैसे कि बाकी ये जो लॉन्ग नावल्स होते हैं, इनका कुछ हमें अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा ये होगा, तो एंड जो होती है तो हम शॉक होते हैं कि अच्छा यार ये भी हो सकता था क्या। तो ये भी वैसा ही नावल है। इसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें क्यूरियोसिटी भी है कि आगे क्या होगा और हम इस कहानी को ऐसे स्किप भी नहीं कर सकते। तो आइए जल्दी से इस नावल की इस 13वीं एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम है, लेकिन आज ही के दिन आप लोगों को एक और एपिसोड साथ में मिल जाएगी। 2 एपिसोड इकट्ठी इसलिए दूंगी मैं, लेकिन ड्यूरेशन मैं कम रखूँगी ताकि थोड़ा कंपनसेट हो जाए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो घर से बाहर निकल आया था, फिर पैदल चलता गली से बाहर आ निकला। उसके कान में लगे कम्युनिकेटर में सारंग की आवाज़ पहली बार गूंजी थी। तुम ठीक हो हरम? उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। उसने सर झटका था। मुझे कुछ नहीं होता बदर, बगैर किसी तासुर के हल्की सी आवाज़ में कहा। तो दूसरी जानिब सारंग ने गहरा सांस लिया। वो जेबों में हाथ डाले आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा था। वो इतनी ज़हीन और सख्त क्यों है? क्योंकि वो नाज़नीन है। उसके जवाब पर सारंग ने एक बार फिर से गहरा सांस लिया था। तुम हर्ट तो नहीं हुए ना? मेरे पास हर्ट होने का टाइम नहीं है, फारिग लोगों के काम है ये। अब क्या करोगे? वो तो एक बार फिर तुम्हें बाहर धकेल चुकी हैं। वो अपनी कार के पास चला आया था, चंद पल खामोशी से खड़ा, आसपास की तारीक गलियों को खामोशी से देखे गया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो करेंगी वही करेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं उनके पीछे नहीं जाऊँगा, अब वो मेरे पीछे आएंगी। कैसे? वो एक ज़हीन लड़की ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन वो बेहिस नहीं हो सकती बदर। मैं उनका मोहसिन रहा हूँ। वो अपने साथ एहसान करने वालों को नहीं भूला करती। करोगे क्या? वो कार का अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ चुका था। फिर इग्निशन में चाबी घुमाकर ठंडे पड़े इंजन को ज़िंदगी की रमक से आशनाई बख्शी। कुछ तय किया है मैंने, लेकिन अभी उस लाया अमल को मंजरे आम पर लाना कबल इस वक्त होगा, इसीलिए दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करते हैं। सारंग को उस पर भरोसा था, इसीलिए खामोशी से हुनकारा भर गया। फिर कुछ याद आने पर यकदम बोला, ज़ावियार को नाज़नीन के साथ हुए हादसे का पता चल गया है हरम, और वो गैर मुतवक्के तौर पर बहुत गुस्से में आ गया था। चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान आखिर? ये महज पिछली चपकलिश तो नहीं है तुम दोनों के दरमियान? उसका स्टीयरिंग व्हील को थामे हाथ लम्हे भर को ठहर गया था। ज़ावियार को कहाँ से इल्म हुआ था? अगर उसे इल्म हो सकता था तो फिर किसी को भी हो सकता था। क्या बताया तुमने उसे? वो मेरे बात को घुमाने से कबल ही बात की नज़ाकत से वाकिफ़ था। एक तो मैं तुम ज़हीन लोगों के दरमियान बुरी तरह पिस रहा हूँ। जो बात पर्दे में रखना चाहो वो इतने आराम से तुम लोग डीक्रप्ट कैसे कर लेते हो? अगर कर भी लेते हो तो इसका ऐलान करना इतना ज़रूरी क्यों होता है? एक तुम मुसीबत गले का हार हो, दूसरा वो ज़ावी, और अब नाज़नीन को कैसे भुलाया जा सकता है? और हरम आखिर में बेसाख्ता हंस दिया था। उसने मोड़ काटते हुए सारंग की बात को रद्द करना हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो जलकर राब्ता ही मुनक़ता कर गया था। उसने भी हाथ बढ़ाकर कान में लगा मूंग के दाने जितना आला निकालकर एहतियात से डैशबोर्ड पर डाला था। मुस्कुराहट अगले ही पल अनका हो गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल बेतासुर थी। उसे पता था कि कौन उसका इंतज़ार कर रहा है। अहमद रमीज़ के सामने कुर्सी पर बड़े जवान मज़र राहत के हालात की तफसीलात को ब्रीफ कर रहा था। रमीज़ इन्हमाक से सुनता, गाहे बगाहे गर्दन भी हिला रहा था, लेकिन उसका अंदाज़ अपने अज़ली पुरसुकून अंदाज से खासा मुख्तलिफ और बेचैन सा मालूम होता था। अहमद जो अगला पर्चा पढ़ रहा था लम्हे भर को थमा, चेहरा ऊंचा करके बगौर रमीज़ की जानिब देखा।
आप कुछ परेशान लग रहे हैं रमेश सर। क्या उस यूएसबी वाली बात पर? उसने पूछना अपना फ़र्ज समझा था। रमेश चंद हाथों से दोनों हाथ बाहों मिलाए देखता रहा था, फिर आहिस्तगी से आगे हो बैठा। वह परेशान हुआ अहमद, लेकिन इस मामूली यूएसबी के गायब होने पर नहीं। किसी ने 18 साल कबल के गढ़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं। अहमद के अब्रू बेसाख्ता ही सुकड़े थे। हाथ में थामी फाइल के पर्चे उसके हाथ में फड़फड़ाने लगे। गढ़े मुर्दे? नासमझी से दोहराया तो रमीज़ ने गहरा सांस लिया। हाँ, गढ़े मुर्दे। नाज़नीन के साथ हुए पिछले वाक़ये की तफसील से तुम बाखूबी वाकिफ़ हो। इस वाक़ये के वकूफ़ पज़ीर होने में महज 3 लोग इन्वॉल्व थे, तुम, मैं और शुजा। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बीवी शुजा के बारे में जानती थी और किसी वजह के तहत उसने शुजा को दोबारा नाज़नीन के पीछे भेजा। तो अमन एक अब्रू अचकाया था। तो ये कि किसी ने नाज़नीन को बचा लिया और शुजा को बुरी तरह ज़ख्मी करके हस्पताल की ज़ीनत बना दिया। उसका हलक कुछ इस अंदाज से ज़ख्मी किया गया है कि वो अब कुछ भी बोलने से काबिल रहेगा सारी ज़िंदगी। अहमद के हाथ में थामी फाइल लम्हे भर को लर्जी थी। चेहरा तो अंदरूनी हर तफसील से आरी रहा, लेकिन वो इस लर्जिश को रोक नहीं पाया था। क्या वो बूढ़ा हो रहा था? कौन हो सकता है? क्या ये वही यूएसबी वाला है या फिर कोई तीसरा बंदा? रमीज़ के माथे पर उभरे बल, उसके अंदर फैली बेचैनी का खमाज थे। अहमद चंद पल कुछ बोल ही ना पाया था। मुझे वाक़ये की तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। क्राइम सीन पर जाकर बहुत कुछ मिल सकता है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। रमीज़ ने उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया तो वो चौंका। मोहताज से सर निगाहों से रमीज़ को देखा। क्यों? वहाँ पर मैं पहले ही 2-3 लोगों को भेजकर मामलात की तफसील निपटा चुका हूँ। यूनिवर्सिटी में पेश आया था वो वाक़या। ऐसी पब्लिक प्लेस को बग़ैर सफाई के नहीं छोड़ा जा सकता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई पहले ही उस जगह से हर निशान मिटा चुका था। अहमद आंखें सुकेड़े कुछ सोचता रहा, फिर गहरा सांस लेता सीधा हो बैठा। शुजा कहाँ है इस वक्त? हॉस्पिटल में। बात करने की कोशिश की गई है उससे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। हम इन वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते सर। मीडिया, प्रोजेक्ट फाइलिंग, कंपनीज़, शेयर होल्डर्स और हमारे वर्कर्स, सबकी निगाहें इस वक्त हम पर लगी हैं कि हम इस वक्त में कौन सा कदम उठाते हैं अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम किसी भी कदम को उठाने की ताकत नहीं रखते। मज़हर सर की मौत की वजह से हमें जितना नुकसान पहुंचा है वो किसी भी भरपाई से ज़्यादा है। चंद पल के लिए ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। रमीज़ और अहमद दोनों अपनी सोचों में गुम लगते थे। फिर रमीज़ को सोचता हुआ सीधा हो बैठा। ज़ीरो को दोबारा से मंजरे आम पर आने का हुक्म दो। अहमद, वो ज़्यादातर ज़ाती काम करता हुआ नज़र आता है, उसे मज़र के कातिल के पीछे लगा दो। हम मज़ीद रिस्क नहीं ले सकते। अहमद ने सर हिलाया और फिर कोट का बटन बंद करता उठ खड़ा हुआ। और तंजीम के स्टॉक हुए पैसे में से प्रोजेक्ट के लिए पैसा बरामद करो। ये प्रोजेक्ट भी जल्द ही जल्द काम की जानी बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। हमें किसी तरह तवज्जो मज़र की मौत से हटाकर इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताह की जाने मबजूल करवानी है। जा सकते हो तुम अब। अहमद ने एक बार फिर से इस बात में सर हिलाया था और फिर बाहर की जानिब बढ़ाया। खाली मुट्ठी सख्ती से बंद हो चुकी थी और अजली से सर चेहरे पर फिक्र सी बिखरी महसूस होने लगी थी। उसने गहरा सांस लिया और खामोशी से आगे बढ़ाया। बहुत से मामलात को उसने नए सिरे से देखना था। अगली सुबह बेहद उजली सी तुलू हुई थी। सर आफताब अपने ऑफिस में उसी पहर दाखिल हुए। जो ही दरवाज़ा बंद करके पलटे तो सामने झूलती कुर्सी दूसरी जानिब घूमी हुई थी। उनकी आंखें अगले ही पल सुकड़ी थी। हाथ में थामे पेपर्स को शीशे की चमचमाती टेबल पर रख कर वो सीधे हुए ही थे कि कुर्सी अपने आप ही घूमी। वहाँ वो बैठा था, स्याह जीन्स, स्याह मास्क, स्याह टोपी को आगे तक किए, स्याह जैकेट और हाथों में बाइक राइड्स वाले स्याह दस्ताने पहने जिनसे उंगलियों के अगले हिस्से नज़र आया करते थे। उसने चेहरा उठाया लेकिन कोई भी नक्श वाज़े नहीं हो सका। आफ्ताब की आंखें नासमझी से सुकड़ी थी। कौन हो तुम और मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ में तैश सा उबला तो वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर सर से कैप उतार कर सामने टेबल पर धरी। अब महज उसकी भूरी आंखें और माथे पर गिरे बाल वाजे थे। कौन? सामने मौजूद आफ्ताब ने उसे पहचानना चाहा लेकिन वो उसे नहीं पहचान सका। वो घूमकर उसके सामने चला आया था। वो 2 कदम पीछे हटा। फाइटिंग ट्रेनर्स का मानना है कि फौलादी ताकत उन्हीं के हाथों का हिस्सा बनती है जो इन हाथों से मेहनत करें, इनसे सख्त काम लें और इन्हें कभी फालतू न रहने दें। मज़ीद
इनका मानना है कि एक आम इंसान 10-12 मुक्के आराम से बर्दाश्त कर सकता है। आराम से मतलब बगैर बेहोश हुए। उसने अगले पल 5 उंगलियों का जमा मुक्का उसके जबड़े पर मारा था। आफताब लड़खड़ाकर पीछे लगी कुर्सियों पर जा गिरा था। खुरदरे दस्तानों के बाइस उसका होंठ पहले ही वार में फट चुका था। वो आगे बढ़ा और उसके गिरेबान से पकड़कर सीधा किया। अपनी भूरी स्याह आंखों से उसे देखा। ये पहला मुक्का इसलिए था क्योंकि तुमने उसे यहाँ रुकने के लिए कहा था, और ये दूसरा मुक्का इसलिए होगा क्योंकि तुमने एक लड़की के भरोसे को ठेस पहुँचाई है। उसने एक हाथ से उसका गिरेबान थामे रखा था और दूसरे हाथ को पूरी कुव्वत से जमाकर अगले ही पल एक ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा था। आफताब का दिमाग 2 ही मुक्कों में घूम कर रह गया था। उसने उसके गिरेबान को आज़ाद किया तो वो लड़क कर टेबल से गिरकर ज़मीन पर जा गिरा। वो आहिस्ता से उसके सामने पंजों के बल बैठा। चेहरे पर चढ़े मास्क से झांकती आंखें उसकी आंखें बेतासुरी रही। अभी तुम उसे बुलाओगे, तुम उससे माफ़ी मांगोगे और उसकी तनख्वाह में से कटौती हरगिज़ भी नहीं होनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं मजबूर किया गया था, मुझे माफ़ कर दो। वो आंसुओं से रोता हुआ उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। हरम जानता था कि कसूर उसका नहीं था, लेकिन पानी में पत्थर जो भी फेंकता, इस पत्थर को डूबना तो था ही। जिसने जो किया था उसका अमल उस पर पलटना ही था। वो उसे वार्न किए बगैर नहीं छोड़ सकता था। तुम उस पर हर दम नरम रहोगे, उससे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बार बार जाकर उसकी क्लास में चेक करोगे। कोई भी मशकूक अमल देखने में आए तो तुम उस पर एक्शन लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे इस फटे हुए होंठ के किनारों को चीर कर मैं इसके टांके लगा सकता हूँ, वो भी तुम्हें बेहोश किए बगैर। इसीलिए वो सीधा हुआ। फिर आफताब के गिरेबान की अनदेखी सी गर्द साफ की। वो खौफजदा आंखें फैलाए उसे तक रहा था। कोई कोताही नहीं। वो उठ खड़ा हुआ था। हाथ आगे बढ़ाकर अपनी कैप उठाकर उसे सर पर जमाया। एक निगाह नीचे गिरे आफताब पर डाली और फिर ऑफिस का दरवाज़ा धकेलता बाहर चला आया। राहदारी के दरमियानी रास्ते में नाज़नीन बहुत सी किताबों को सीने से लगाए खड़ी किसी तालिब इल्म से बात कर रही थी। उसने जेबों में हाथ डाले और फिर सर झुकाए। उसके साथ से खामोशी के साथ गुजर गया। नाज़नीन ने बस एक पल को चेहरा फेर कर देखा था। उसे गुमान सा गुजरा था, ऐसे जैसे उसके साथ से हरम गुजरा हो। लेकिन फिर वो सर झटकती लाइब्रेरी की जानिब बढ़ आई थी। हरम सर झुकाए अब तक चल रहा था। उसे खुशबू लगाने से इसीलिए सख्त नफरत थी क्योंकि खुशबुएं इंसानों का पता दिया करती हैं। अगर वो एक मखसूस परफ्यूम के साथ अपना आप नथी कर देता तो नाज़नीन उसकी खुशबू से उसे फ़ौरन पहचान जाती। लेकिन वो हसास एजेंसी का गनमैन वाक़ हुआ था। उससे ऐसा लापरवाह कदम मतवक्के नहीं था। फरदान आज एक दिन की छुट्टी के बाद कॉलेज चला आया था। वो डरा डरा सा मालूम होता था। राबिया ने उसे बचाने के लिए उन लड़कों पर हाथ उठाया था और वो बिलाशुबा जवाबी वार की ताक में उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। अगले ही पल उसने धड़कते दिल के साथ खुश्क हलक को तर्क किया और फिर आगे चला आया। उसकी टांगें कपकपाहट का शिकार थी और रंगत जर्द पड़ रही थी। क्लास में मामूल की गहमा गहमी थी। बहुत से तुलबा कुर्सियों के हत्थों पर बैठे तालियां मारकर हंसने में मसरूफ़ थे। कुछ अपना सर किताबों में दिए पढ़ रहे थे और कुछ हाथों पर चेहरे गिराए ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। वो आगे बढ़ाया। साफ़ सुथरे से यूनिफॉर्म को जेब तन किए, घने स्याह बालों को पीछे जमाए। वो वजी था, वजी लगता था। बैग लाकर कुर्सी पर धरते वो बैठ गया। मोहतात निगाहों से एक बार अतराफ़ का जायज़ा लिया। दिल की धड़कन अब भी मामूल से ज़रा तेज़ थी और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। क्लास का वक्त हुआ तो सर राफ़े बहुत से असाइनमेंट्स हाथ में थामे अंदर चले आए। उसी पहर वो लड़के भी क्लास में दाखिल हुए थे। उसने घबराकर रुख फेर लिया था। राफ़े मजीद की मौजूदगी के बायस लड़कों ने उस तक आने से खुद को बामुश्किल रोक रखा था। जो ही सर की क्लास ख़त्म हुई वो उसकी हड्डी पसली बराबर करने का इरादा रखते थे। उसे वाशरूम में फैली गलाजत याद करके खौफ सा आया था। पिछला टॉर्चर याद करके ही उसकी हालत गैर होने लगी थी। अभी सर ने बोर्ड पर हाथ बढ़ाकर लिखना शुरू किया ही था कि सर इशफाक ने क्लास का दरवाज़ा खटखटाया। सबकी गर्दनें यकबारगी उठी थी। उसने भी सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। राफ़े अब आगे बढ़कर सर इशफाक से पर्ची ले रहे थे। फिर उन्होंने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उसका हलक खुश्क हो चुका था। फरदान अंसारी, शोएब अली, मंसूर केयानी, वसी हसन और रामिश हुसैन, आप सबको प्रिंसिपल अपने ऑफिस में तलब कर रहे हैं।
सारी क्लास उसके और उन बुलीज़ के झगड़ों को जानती थी, इसीलिए एकदम ही कमरा जमात में मुनमुनाहट सी उभरी। वो बामुश्किल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। पीछे बराजमान चारों लड़के भी नासमझी से उठे। वो आगे पीछे सर्राफे की मैयत में ऑफिस की जानिब बढ़ रहे थे। वजदान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और पेशानी पर उभरा पसीना इस ठंड में किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। वो सब एक साथ दरवाज़ा धकेले अंदर चले आए। अंदर का मंजर उसकी तवक्को के बरक्स था। सरबराही कुर्सी पर प्रिंसिपल अब्दुल रहमान बराजमान थे। उनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठे इंसान का चेहरा वाज़े नहीं था, लेकिन ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी कैसे थी? फिर यखलकती कुर्सी पर बराजमान शख्स ने चेहरा फेर कर उसे देखा तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वहाँ ज़ावियार बराजमान था, पूरी तमकनत से, चेहरे पर ऐनक जमाए, स्याह मखसूस लिबास ज़ेब तन किए, वुकला का मखसूस लिबास। ऑफिस के अंदर लगे सोफ़ों पर उन बुलीज़ के घराने भी बैठे हुए थे और अपने घर वालों को देखकर उनमें से एक एक का रंग वजदान ने अपनी आंखों के सामने खुश्क पड़ते हुए देखा था। चलिए ज़ावियार साहब, वहाँ बैठकर बात करते हैं। प्रिंसिपल साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो ज़ावियार के सामने बिछ ही जाते। वो इसी बेनियाजी से उठा और फिर एक नज़र उठाकर वजदान की जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बाल जो हर दम लापरवाही से माथे पर बिखरे रहते थे, उस समय नफासत के साथ जल से पीछे किए गए थे। नाक पर धरी ऐनक और उनके पार से झांकती वो पूरे एतमाद सी मुस्कुराती आंखें। वो वाकई ज़ावियार ही था। ऐसे सिर्फ वही मुस्कुराता था, ऐसे सिर्फ वही मुस्कुरा सकता था। जैसे हाथ लगाकर तो दिखाओ। अगले ही पल वो आगे बढ़कर उन घरानों के मुकाबिल लगे सोफ़े पर जा बैठा था। उसके हाथ में एक फ़ाइल भी मौजूद थी और वो टांग पर टांग जमाए गोया उनका नामा अमाल सुना रहा था। मैं वजदान अंसारी का वकील हूँ, ज़ावियार सुल्तान। अगर आप लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके बच्चे मेरी क्लाइंट को आए दिन परेशान कर रहे हैं। वो उसे टॉर्चर करते हैं और बुली करने जैसे जुर्म का इर्तिकाब करके अपनी और अपने इस नामवर कॉलेज की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लहजा भर ठहर कर सरबराही सोफ़े पर बराजमान अब्दुल रहमान को देखा। उन्होंने जवाबन इस बात में सर हिलाकर जैसे उसे जारी रखने की हदायत दी थी। हम आपके बच्चों पर केस करने का कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे क्लाइंट को ज़हनी और जिस्मानी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया है। आप लोग चाहें तो अपने लीगल एडवाइज़र्स के साथ हमसे बात करने का हक रखते हैं और अगर नहीं तो फिर आप सबसे कोर्ट में मुलाकात होगी। वो अगले ही पल अपना मुद्दा वाज़े कर देने के बाद पीछे हो बैठा था। ऑफिस में बराजमान अफराद के चेहरों पर पहले नासमझी उभरी थी। जो ही उनके ज़हनों ने अदराक की सरजमीन पर कदम रखा तो एकदम ऑफिस में बेचैनी सी फैल गई। क्या आप ये सब बगैर किसी सबूतों के कह रहे हैं? हमारे बच्चों के ख़िलाफ़ आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ऐसा अमल रवा रखा है अपने क्लास फेलो के साथ? वो आराम से आगे बढ़ा और फिर टेबल पर धरी फाइल खोलकर उसका रुख उन वालिदैन की जानिब फेरा। वहाँ उन तुलबा की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होने की तस्वीर थी। वो ऐसी जगह थी जहाँ कम उम्र लड़कों को हरगिज़ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब्दुल रहमान सख्त निगाहों से उन तुलबा की जानिब देख रहे थे। उनके कॉलेज की इज्जत दाव पर लग रही थी। महज चंद तुलबा की हरकतों के बाइस वो इस साख को कैसे बिगड़ने दे सकते थे? उन्हें किसी भी तरह ज़ावियार को ये केस फाइल करने से रोकना ही था। चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे और उबलते जज्बात पर घड़ों पानी डाल दिया गया था। ना सिर्फ ये बल्कि आपके बच्चे स्कूल में भी चंद इसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस देखे गए हैं। इन सरगर्मियों के वाज़े सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। भारी जुर्माने और कहीं माँ की सज़ाएं भी मुंतज़िर रहेंगी इनके लिए। आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीखी की नज़र हो जाएगा और इस कॉलेज का नाम मंजर आम पर आने के बायस मुअज़्ज़िज़ अब्दुल रहमान साहब से कानूनी तफ्तीश भी यकीनी तौर पर की जाएगी, जिसके नतीजे में उनकी डेजिग्नेशन उनसे ले ली जाएगी और इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप मोहतरम वालिदैन की लापरवाही होगी। और उसे पता था कि उसने ऑफिस में मौजूद हर ज़ीरो का सांस खुश कर दिया है। उन सब की दुखती रगें दबाई थी। उसने यखलकती लड़कों में से शोएब नामी लड़का आगे बढ़ाया था। उसके चेहरे पर ज़ावियार की मार के निशान अब तक थे। ये झूठ बोल रहा है। ये वही है जिसने मुझे उस रात मारा था। ये वजदान का वकील नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है। वो बदतमीज़ी से चीखा तो ज़ावियार के जबड़ों में सख्ती सी उतरी। मुस्कुराती आंखें अगले ही पल करख्त हो गई थी। कोई सबूत है आपके पास? और याद रखिए कि वकील के बगैर बात करना आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में वाज़े तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप ऐसा चाहते हैं?
उसका बाप यकदम उठा और उसे खींचकर चांटा दे मारा। फिर वो उन सब की जानिब घुमा और माजरत करने लगा। जाविया ने सर नफ़ी में हिलाया था। मुझसे नहीं, मेरे क्लाइंट से माजरत की जाए, फिर इस केस को फाइल ना करने के बारे में सोचा जा सकता है। और अगले कई लम्हात में उसने देखा कि वालिदैन उन बच्चों को मारते हुए वजदान से माफ़ी मंगवा रहे थे। वो इस कदर मुंजमद हो चुका था कि इस सब पर किसी तासुर देने तक का होश न रहा था उसे। उसकी आंखें भीगने लगी थी। वो उसके सामने झुककर माफ़ी मांग रहे थे। उसके हलक में गिरहें सी बनने लगी। उसे लगा था कि कभी कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा, लेकिन वो गलत था। खुदा दुआओं का जवाब दिया करता था। उसने मॉन्स्टर बन जाने से पनाह तलब की थी। उसकी तलब ही उसकी निजात थी। वालिदैन और असातिज़ा ऑफिस से बाहर की जानिब बढ़े तो उसने भी अब्दुर्रहमान से गर्मजोशी के साथ मुसाफे किया और फिर वजदान को लिए बाहर चला आया। राहदारी में चलते हुए वजदान बिल्कुल खामोश था और वो अपने मोबाइल में मसरूफ़। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी हलक में आंसुओं का गोला सा बन गया था। जाविया ने सरसरी सी निगाह उस पर डाली और फिर मोबाइल जेब में अर्ज कर पूरी तरह से उसकी जानिब मतवज्जे हुआ। मुझे ये करने की ज़रूरत थी। आप क्या वकील हैं? उसने आंखों में आई नमी हथेलियों से रगड़ कर पूछा तो वो मुस्कुराया। नहीं यार, अंग्रेज़ी अदब का तालिबे इल्म हूँ मैं। वकालत से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और ये सूट भी मैंने अपने दोस्त का चुरा कर पहना है। सारंग बेचारे को पता ही नहीं था कि उसका इंतहाई कीमती सूट मोहतरम जावियार साहब पहनकर यूं ही सड़कों पर फिर रहे हैं। वजदान के अब्रू हैरत से ऊपर को उठे थे। फिर आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता था? कौन सी बातें? अच्छा, वो वकालत की बातें। वो तो आम बातें थी, कोई भी कर सकता है। मुझे तो बस बुलीज और ब्लैक मेलर से निपटने की ज़बान आती है। बच्चे, आपको इस ज़बान के इस्तेमाल से डर नहीं लगता कि आपको नताइज खौफज़दा नहीं करते? उसकी आवाज़ में उलझन सी उभरी थी। किसकी इतनी मजाल कि जावियार सुल्तान को खौफज़दा कर सके? नताइज से खौफज़दा नहीं हुआ करते, उनका सामना किया करते हैं। वो वक्त गुजरने के साथ टल जाते हैं। बस इंसान का अमल बाकी रह जाता है। और पुलिस को देखकर तो मुझे वैसे भी हाथों में खारिश शुरू हो जाती है। पुराना मसला है, बकवास बर्दाश्त नहीं होती किसी की भी। लापरवाही से कहकर उसकी जानिब देखा था। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी उतरने लगी। जावियार उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया था। मुझे लगा था कि मेरे पीछे कभी कोई नहीं आएगा। कोई किसी के पीछे नहीं आता। मेरे पीछे भी कभी कोई नहीं आया, लेकिन मैंने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया। इंतज़ार करने वाले कमज़ोर होते हैं और मैं कभी भी कमज़ोर नहीं था। जिसने भी मेरे हक़ में कमी करने की कोशिश की हमेशा माजूर ही हुआ। चंद दिन के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसे सबक ज़रूर सिखाया। काश मैं भी आपके जितना मजबूत हो सकता। और जावियार सुल्तान के सामने खड़ा वजदान हरम बन गया था। छुप छुप कर रोता हुआ, डरा हुआ, लोगों से भागता हुआ उसने संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। मैं किसी को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खौफज़दा रहा करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह रोने की तैयारी में रहता था। वो भी। खैर, मैं अब चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और राब्ते में रहना। क्या हुआ उस लड़के का फिर? जावियार, जो उसका गाल थपथपाकर आगे बढ़ने ही लगा था, ठहर सा गया। निगाहों में ज़ख्मी था तासुर उभरा। उसने पढ़कर वजदान को देखा था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो एक ख़तरनाक शूटर बन गया, एक डेडलिस्ट फिगर। वजदान की आंखें अगले ही पल फैल सी गई थी, लेकिन जावियार उसे कोई भी मौका दिए बगैर आगे बढ़ गया था। वो राहदारी में खामोशी से खड़ा रह गया था। कुछ था जो उस गुस्से वाले जावियार को नरम गरम सा बनाता था। हाँ, कुछ था। नाज़नीन नासमझी से आंखें सुकेड़े ठंडी राहदारी को पार करती लाइब्रेरी चली आई थी। दरवाज़ा धकेलने से लेकर आगे बढ़कर अपनी कुर्सी पर बैठने तक उसके अब्रू कम फहमी से सुकड़े हुए थे। इल्हाम ने उसे गुमसुम सा देखा तो उसे हाथ बढ़ाकर टहोका दिया। वो एकदम जैसे होश में आई थी। फिर उसकी जानिब देखा। कहाँ गुम हो? क्या हुआ है? उसने इल्हाम को पिछले वाक़ये के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है कि वो उसकी दोस्त थी, लेकिन उसकी ऐसी कोई दोस्ती इन पिछले साल के अरसे में वाक़ई नहीं हुई थी कि वो अपने खौफ की बाबत उससे बात कर सकती। उसने खुद के सिवा सबको अंधेरे में रखना ही हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मुनासिब समझा था। सर आफ्ताब, उसकी अधूरी सी सरगोशी पर इल्हाम नासमझी से आगे हो बैठी थी। फिर झुककर हल्की सी आवाज़ में उसे मतवज्जे किया। सर आफ्ताब, क्या वो इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं मेरे मामले में? उसकी बात पर इल्हाम गहरा सांस लेती सीधी हो बैठी थी। फिर सामने चमकती स्क्रीन को देखती टाइप करने लगी। कीबोर्ड पर खटखट सी उंगलियां चलाती वो फहरिस्त तैयार कर रही थी। वो तुमसे उम्र में खासे बड़े हैं और फिर उनकी नरमी को कौन नहीं जानता यहाँ।
तुम्हारे माली हालात से वाकिफ़ हैं, शायद इसीलिए तुम्हारे साथ नरमी बरत रहे हैं। सिंपल। उसने रश्क से उसकी जानिब देखा था, लापरवाही से। सिंपल कहकर वो अपने काम में मगन महसूस हो रही थी। कुछ लोगों के लिए सब कुछ कितना सिंपल और आसान होता है। काश उसकी ज़िंदगी में भी इतना सब कुछ सहल हो सकता। शायद। उसने कंधे अचकाकर ख्याल को झटक दिया था। फिर किताब की जानिब बढ़ते हाथ लम्हे भर को थम से गए। ख्याल हरम की जानिब भटका। क्या उसने? लेकिन वो अगले पल सर झटक रही थी। उसने कल रात कोई कसर नहीं उठा रखी थी उसे इल्ज़ाम देने में। इतनी इज्जत अफजाई के बाद कोई उसके रास्तों की जानिब बढ़ना तो क्या, उसे देखना भी गवारा ना करता। उसने अंदर बढ़ती कसाफत को गहरा सांस लेकर बाहर निकाला था और फिर अगले ही पल वो अपने काम की जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी। लबों के गिर्द मौजूद जख्म तो मनमिल हो चुके थे, लेकिन माथे पर आई खराश के निशान अभी तक ताज़ा थे। उसने उन निशानात पर बेस लगाकर उन्हें छुपा दिया था। वही निशानात के ज़ायल होने तक यूनिवर्सिटी की छुट्टी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वो अपनी क्लास के लिए लाइब्रेरी से निकल आई थी। सारा आफ्ताब 3 से 4 बार उसकी क्लास में झांक कर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने चले आए थे। एक दफ़ा तो उसने बाहर निकल कर उन्हें मना भी किया, क्योंकि ऐसे वो तुलबा के सामने शर्मिंदा हुई जा रही थी। वैसे भी उसके दिल में सारा आफ्ताब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं था। वो जानती थी कि शाइस्ता कितनी खौफनाक औरत थी। वो अपने काम निकलवाने के लिए किसी भी हद को पार कर लेने वाली मकरू औरत वाक़ई हुई थी। उसने उनसे चेहरे पर लगे ताज़ा ज़ख्मों की बाबत भी दरियाफ्त किया था, लेकिन वो बार बार जीनों से गिरने का बहाना बनाकर इस बात को गोल मोल कर रहे थे। शायद वो वाकई जीनों से गिर गए हों। क्लास अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच चुकी थी और तुलबा उठ कर जाने लगे थे। उसने भी बैग समेटकर कंधे पर टांगा ही था कि दरवाजे में उसे ज़ाबियार खड़ा नज़र आ गया। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था, फिर कदम उठाकर उस तक चला आया। आपने कहा था कि मेरे हुए नुकसान के नोट्स मुझे फराहम करेंगी। साथ साथ हाथ भी बेशर्मी से आगे किया तो उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। अगले ही पल अब वो दोनों साथ साथ कदम उठाते क्लास से बाहर चले आए थे। नाज़नीन ने अपने पर्स से ताज़ा नोट्स निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिए थे। इस काम के लिए शुक्रिया। उसके कहने पर ज़ाबिया ने महज सर हिलाया था। पिछले दिनों आप आई नहीं, तबीयत तो ठीक थी ना आपकी? अंदाज़ ऐसा था कि बस यूं ही चलते चलते याद आ गया तो उसकी गैर मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त कर लिया। किन अखियों से उसने नाज़नीन का सफ़ेद पड़ता चेहरा भी बागौर देख लिया था। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। उसने उसकी बात रद्द किए बगैर हामी भर ली तो ज़ावियार ने समझ कर सर हिलाया, फिर हाथ में थामे नोट्स को निगाहों के सामने करके देखा। मुझे अंग्रेज़ी अदब में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं मैंने यहाँ दाखिला क्यों ले लिया है। उसने बात बराए बात की तो नाज़नीन ने गर्दन घुमाकर खफगी से उसकी जानिब देखा। क्या कुछ गलत कह दिया क्या? अंग्रेज़ी अदब की उस्तानी के सामने ऐसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें फ़ेल भी कर सकती हूँ। वो गर्दन फेर कर मुस्कुराया था। ऐसी ज़्यादती की तवक्को नहीं रखता मैं अंग्रेज़ी अदब की उस्तानी से। मेरी बेरहमी से वाकिफ़ नहीं हो अभी तुम? अबरू एक अदा से अचका कर कहा तो वो इस अंदाज़ को देखता रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बेरहमी के जौहर मुझ जैसे शरीफुल नफ्स स्टूडेंट के सामने दिखाने से परहेज़ करेंगी। आखिर को आपका कज़न भी लगता हूँ अब तो मैं। खामखाही गर्द झाड़ी थी कंधे से। नाज़नीन ने चलते चलते उसे घूर कर देखा था। दूर के? जी दूर का कज़न ही, लेकिन लगता तो हो ना। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दूर और करीब के कज़न होने से। उसे बस कज़न होने से फ़र्क पड़ता था। आसपास फैली मगरिब गहरी होने लगी थी। वो दोनों राहदारी पार करते हुए खुले बरामदे में आ निकले थे। तुम एक ट्रेनर हो, फाइटर ट्रेनर। क्या किसी इंसान के लिए, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए दूसरे इंसान को हथौड़ी से मारना नॉर्मल तस्वुर किया जा सकता है? उसने सरसरी सा पूछा तो वो चौंका, लेकिन फिर लापरवाही से कंधे अचकाए। नॉर्मल है अगर वो इंसान गुस्से में है तो। और क्या ये नॉर्मल है कि एक कम उम्र लड़का अपने से बड़ी उम्र के खासे तगड़े बंदे को उठाकर फेंक दे? अब कि वो ठहर गया था, वो भी उसके साथ ही रुक गई थी। कतई आंखें जानती थी कि वो किसकी बात कर रही थी। बस यहाँ आंखों को ही गुमान ना था किसी पहर का। अगर वो इंसान फिट है और स्ट्रेंथ में उससे ज़्यादा है तो हाँ, वो उसे उठाकर फेंक सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि उसके बाजुओं में आम इंसानों से ज़्यादा ताकत है। वो मेहनती बाजू हैं, यानी वो कसरत के आदी हैं। आम इंसान के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। मारना अलग बात है, उठाकर फेंकना अलग तरह की स्ट्रेंथ का काम है। वो खाली खाली आंखों से उसकी वजाहत पर उसे देखती रही थी। यानी वो खुद को फिट रखता है? जी, और ये फ़िटनेस नॉर्मल फ़िटनेस से मुख्तलिफ होती है।
इसे मिलिट्री फिटनेस तस्वुर किया जा सकता है। मिलिट्री? उसने ज़ेरे लब दोहराया था। जहाँ तक वो जानती थी हरम कभी मिलिट्री से वाबस्ता नहीं रहा था। वो तो लंदन रहकर आया था 4 साल तक। क्या कोई बात परेशान कर रही है आपको मैडम? उसने पूछा तो वो एकदम चौंकी, फिर नफ़ी में सर हिलाकर उलझती हुई आगे बढ़ गई। वो अगले ही पल उसके पीछे हो लिया था। क्या ज़ख्मों को देखकर टॉर्चर का अंदाज़ा किया जा सकता है ज़ावियार? उसने एक बार फिर पूछा तो उसने बिला तरद्दुद सर हिलाया। ज़ख्म एक तरह से सबूत का काम देते हैं। मुक्का, थप्पड़ और लात, इन तीनों के ज़ख्मों में फ़र्क होता है। मुक्के के बाद अक्सर चेहरे का मखसूस हिस्सा सूजकर उभर जाता है और उसके ज़ख्म का ताज़ा निशान गहरा सुर्ख, जबकि कुछ देर बाद का निशान जामनी हो जाता है। थप्पड़ से महज चेहरे के हसासियत पर फ़र्क पड़ता है, यानी सिर्फ चेहरा सुर्ख होता है, फिर कुछ देर बाद उसका असर ज़ायल हो जाता है और सबूत गायब। लात के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और इससे बड़े बड़े नुकसान होने का खदशा होता है। हड्डियां तक तोड़ी जा सकती हैं लात के ज़रिए। उसकी तफसील पर नाज़नीन ने मुतासिर होकर सर हिलाया था। तो मारने वालों को अंदाज़ा होता है कि वो किसको कैसा ज़ख्म दे रहे हैं? बिल्कुल। कुछ मखसूस हिस्सों पर मुक्का मारने की वजह से इंसान बेहोश हो जाते हैं। फाइटर्स को इल्म होता है कि उन्हें किसको बेहोश करना है, किसको अजियतनाक तकलीफ़ से दो चार करना है, किसको माजूर और किसको बैठे उठने की तवील तकलीफ़ देनी है। उसकी आखिरी बात सुनकर नाज़नीन ने झरझरी ली थी। वो बिना झिझके बहुत आराम से उसे तफसीली आगाही दे रहा था, यूँ जैसे ये सब उसके रोज़ का काम हो। तुम जैसे लोगों से तो डरना चाहिए, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुराया। एक बात हमेशा याद रखिएगा मैडम, फाइटर्स दिल में कुछ नहीं रखते। वो अक्सर अपना हाथ जुल्म को रोकने के लिए उठाते हैं और अपनी जान पर खेलकर जाने बचाने का अज़म रखते हैं। फाइटर्स हाथों के साथ भले अच्छे ना हों, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनकी दोस्त गुलजार और दुश्मनी अजाब होती है। तुम्हारे दुश्मनों को तो खैर मनानी चाहिए अपनी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा तो वो ना चाहते हुए भी हंस दिया। फिर उसके साथ चलता ही अपनी कार की जानिब बढ़ाया। ये तालूत की कार थी जो फिल वक्त उसके ज़ेरे इस्तेमाल थी। क्या आप घर अकेली जाएंगी? मैं चली जाऊंगी। वो सरस बात में हिलाता कार के अंदर बैठ गया था। उनके दरमियान भले ही तकल्लुफ़ की दीवार पिघल कर गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे मुँह उठाकर अपने साथ गाड़ी में बैठने का नहीं कह सकता था। वो अब भी उसे खासे फासले पर ही थी, वैसे ही जैसे हर एक के साथ रहा करती थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो नाज़नीन भी यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा पार करती बाहर चली आई। वो उसके पीछे था, बिल्कुल खामोशी से। इस वाक़ये के बाद वो उसे तन्हा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, तब जबकि उसकी गाड़ी ख़राब थी और वो पैदल ही महवे सफ़र थी, अपनी सोचों में गुम। निपे तुले कदमों से सड़क के किनारे चलती वो उसे बेहद उदास मालूम हुई थी। वो सड़क के किनारे पर मौजूद थी और हरम सड़क के दूसरे किनारे पर। वो सांस लेने के लिए जगह जगह रुक रही थी। हरम को उसकी अज़ा जवाहर में कुबती थकन इतनी दूर से भी महसूस हो रही थी। अगले ही पल वो चलने लगी तो उसने भी कदम उसके साथ ही बढ़ाए। शाम की उतरती स्याही गहरी होने लगी थी। उस स्याही में शाहिरा पर मौजूद दुकानों के कुमकुमे रोशन कर दिए गए थे। उसके आसपास हर जानिब उदासी सी बिखरने लगी। वो जो उदास थी, जो हर शय पर गोया उदासी की छाप गहरी होती महसूस हो रही थी। अगले ही पल वो एक बार फिर से ठहरी थी। उसके कदम भी बेसाख्ता ही रुक से गए थे। उसने अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो उसके सामने ऐसे नमूदार होने की क्या तर्जीह पेश करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद किसी रास्ते के बारे में सोचता, नाज़नीन ने हाथ आगे बढ़ाकर टैक्सी को रोक लिया था। उसे गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ता देख रहा था वो। जब वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हुई तो उसने भी कदमों को वापसी के लिए फेरा। अभी उसे केस को रीड्राइव करना था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर रुख अपार्टमेंट की जानिब फेरा था। रात की स्याही में अहमद शुजा से मिलने अस्पताल चला आया था। उसने उसके ज़ख्मों का बगौर मुआयना किया और वापस पलटते हुए उसका दिमाग तेज़ी के साथ जमा तफरीक कर रहा था। सबसे पहले ज़ीरो की तलाश में अदनान को मारा पीटा गया था, फिर बासित के साथ की गई पूछगछ, मज़र के घर से USB का गायब हो जाना, कैमरों का उसी वक्त बंद हो जाना, शुजा को रास्ते से हटाना, नाज़नीन को बचाना और उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना। इस सारे मामले में एक बात मुश्तरका थी कि नाज़नीन हर जगह बचाई गई थी। नाज़नीन के साथ हुई ज़्यादती को हर जगह छुपाया गया था। यूनिवर्सिटी के तमाम कैमरे भी साफ थे, उनसे फुटेजेस डिलीट की गई थी। काम करने वाला बेढंगा और लापरवाह हरगिज़ भी नहीं था और उसे यही बात परेशान कर रही थी। वो उनके दरमियान, उनके अंदर ही मौजूद था,
क्योंकि बाहर के किसी इंसान को नाज़नीन के साथ पेश आए हादसे का इल्म होना बहुत गैर मुतवक्की सी बात थी। ख़ानदान वालों को भी महज इस बात का इल्म था कि नाज़नीन बचपन में ज़हनी बीमारियों का शिकार रही थी। इस बीमारी का पस मंज़र क्या था, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। उसने ड्राइव करते हुए परेशानी से पेशानी मसली थी। कौन था जो यूं कई सालों बाद नमूदार हुआ था, ऐसे जैसे वो बरसों से इस सब की तैयारी कर रहा हो? कौन हो सकता था? उसका जहन मज़हर के कत्ल से बिल्कुल गाफिल हो चुका था। उसकी सारी तवज्जो अब के उस किरदार की जानिब थी कि जिसकी शनाख्त उसके लिए सवालिया निशान साबित हो रही थी। उसी पहर अपने अपार्टमेंट में मौजूद हरम पुशअप्स कर रहा था। मेहनती कसरत के बायस उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। स्याह बुनियान से निकलते ताकतवर बाजों की नसें उभरी हुई थी और चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। उसका मोबाइल बजा तो उसने कान में लगे आले का बटन दबाकर राब्ता जोड़ा। दूसरी जानिब हस्बे तवक्को सारंग था। मैंने उस रोड का जायज़ा लिया जिस पर जावेद सर की लाश मिली थी। उनकी लाश सड़क के अतराफ़ में मिली थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ी थी तो उनके जिस्म पर टायर्स के निशान होना यकीनी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था रिपोर्ट में। और दूसरी मशकूक बात, वो सड़क के एक तरफ कैसे मिले? गाड़ी अगर टकराई है तब यह मुमकिन हो सकता है कि वो टक्कर लगने के बायस उड़ते हुए अतराफ़ में जा गिरे हों, लेकिन अगर गाड़ी ऊपर से गुजरी है तो लाश सड़क के अतराफ़ में कैसे पहुँच गई? वो उलझ रहा था। हरम ने फूले सांस के दरमियान कहा, इसका एक ही मतलब है फिर कि लाश को उठाकर सड़क के अतराफ़ में डाला गया था। यह कत्ल था सारंग, जिसे हादसे का नाम दिया गया था। एक बात बताओ, जिस रोड पर लाश मिली, क्या ये वही शायरा थी जिस पर रामीज़ का ऑफिस मौजूद है? वो उठ खड़ा हुआ था, फिर हाथ आगे बढ़ाकर तौलिए से चेहरा और गर्दन खुश करने लगा। ये वो रोड तो नहीं, लेकिन उससे पिछला और खासा सुनसान रोड है। हादसे का वक्त क्या लिखा गया है? 7:40, यानी गहरी होती मगरिब में उनकी लाश मिली थी। गर्मियों के दिनों में तो कोई भी शायरा लोगों से खाली नहीं होती। फिर ये कि यह कत्ल बाद में किया गया था, लेकिन उसका वक्त तब्दील कर दिया गया है। एक मजबूत और साफ़ सुथरा कवर। सारंग की बात पर उसने सर हिलाया था, फिर दूर नज़र आते गैर मरई नुक्ते को देखे गया। अजीब बात यह है कि सुनसान इलाका होने के बायस आसपास कोई कैमरे भी मौजूद नहीं। अगर होते भी तो शायद हमें इस सब के बारे में मालूम नहीं हो सकता था। 18 साल गुजर चुके हैं दरमियान से। कोल्ड केस को दोबारा से रीड्राइव करना आसान तो नहीं होता। सारंग बोलता जा रहा था। वो गायब दिमागी से उसे सुन रहा था। फिर यकदम बोला, जावेद और तलहा के कत्ल में एक बात मुश्तरक थी कि उन दोनों को पहले अजियत का निशाना बनाया गया था। ऐसा ही कुछ रमीज़ के बाप के साथ भी हुआ था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ था। सारंग की चलती ज़बान अगले ही पल ठहर गई थी। क्या कहना चाह रहे हो? ये दोनों अमवात, जावेद और मुबीन की मौत हादसा करार दी गई हैं। तुम्हें नहीं लगता कुछ है जो मुस्तकिल छुपाया जा रहा है? रमीज़ का बाप था हरम। सारंग ने घबराकर उसे टोका था, लेकिन उसका जहन गोया वहीं अटक कर रह गया था। तुम ठहरो, मुझे अभी के अभी मॉम से मिलना चाहिए। उसने वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए ताकि शावर ले सके। क्या कहोगे उनसे? ये मेरा अंदाज़ा है महज। हो सकता है कि उससे भी कत्ल किया गया हो सकता है कि जावेद की तरह उसकी रिपोर्ट्स भी तब्दील करवाई गई हों। मुझे मॉम से फैमिली डॉक्टर के बारे में मालूम करना चाहिए। ये सब किसी जान पहचान और अंदर मौजूद इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। भाई तक तो ठीक है, लेकिन बाप के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इंसान सब कुछ कर सकता है सारंग। इस कायनात में इंसान से ज़्यादा खौफनाक और कोई मखलूक आज तक पैदा नहीं की गई है। आंखें खोलो अपनी। ये केस बहुत भयानक हक़ाइक़ छुपाए हुए है। हम रमीज़ और उसकी तंजीम तक नहीं पहुंच सकते, ना ही नाज़नीन को बचा सकते हैं। अगर हमने इसकी हिस्ट्री शीट को नज़रअंदाज कर दिया तो। और तुमने इन पैगामात का क्या हल निकाला है? सारंग को उसका बिला वजह मोहतात अंदाज नागवार गुजर रहा था। वो वक्त ज़ाया कर रहा था। उसे इन पैगामात को डिकोड करना चाहिए था पहले। उसके वॉशरूम को बढ़ते कदम लम्हे भर को थम से गए थे। इन पैगामात की कड़ियाँ भी किसी तरह रमीज़ से जा मिलती हैं सारंग। उसी की वजह से जावेद ने कागजात को भूल भलैयों की नज़र कर दिया। और वो पेंटिंग, वो भी उसकी स्टडी की जीनत बनी हुई है। उस आदमी के आसपास हर शय इतनी मबहम और मशकूक है कि किसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने राब्ता मुनक़ता करके आला कान से निकाला और फिर शावर लेने वॉशरूम की जानिब बढ़ाया। उसे अभी सब बहुत से काम करने थे।
वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकल आया था। रात अभी गहरी नहीं हुई थी, लेकिन मौसम की खनकी उसे गहरा साबित कर रही थी। वो भी यक हाथों को जीन्स की जेबों में अर्ज कर आगे बढ़ाया था। फिर लम्हे भर को ठहर सा गया। ठंड होने के बायस खासी खामोशी थी और लाउंज में बराजमान अफराद की खुशगपियाँ दाखिली दरवाजे तक सुनाई देती थी। उसे शाइस्ता, रोहेला और सुहेल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जेब से हाथ निकालकर उसने घड़ी निगाहों के सामने की। इस वक्त फिर गहरा सांस भरता सीधे चेहरे के साथ आगे बढ़ाया, जो शाइस्ता ने नाज़नीन के साथ किया था। इसके बाद वो उस औरत को मुस्कुराकर नहीं देख सकता था। लाउंज से गुजरकर जीने पार करने थे उसे, यानी उनसे बचकर निकले बगैर चारा नहीं था। अगले ही पल किसी भी ख्याल पर मज़ीद सोचे बगैर वो आगे बढ़ाया था। फिर सबको मुश्तरका सलाम करता सोफ़े पर आ बैठा। मौसम की मुनासबत से कीमती मखमली लिबास जेब तन किए, कानों में जगमगाते हीरे पहने, वो उम्र के इस हिस्से में भी खिला गुलाब साबित हो रही थी। उसकी निगाहों में तनफ्फुर सा उतरने लगा। वो कड़वा नहीं था, लेकिन भाड़ में गई सारी मिठास। कैसे हो हरम? वो उसके मुकाबिल सोफ़े पर बराजमान थी। उसकी जानी बेनियाजी से देखा। शाइस्ता को लम्हा लगा था समझने में कि वो अबिया को क्यों पसंद आया था। उसकी आंखें, उसकी खूबसूरत रंग बदलती आंखें जालिम थी। ठीक, आप मुख्तसर तरीन अल्फाज के चुनाव को अगर बदतमीज़ी तस्वुर किया जाता था तो उसने जानबूझकर इस बदतमीज़ी को गले लगाया था। सुहेल उसके खुश्क से अंदाज पर खनखार कर सीधे हुए थे। अलबत्ता रोहेला शाइस्ता की जानिब मतवज्जे थी, इसीलिए हरम के लहजे का नोटिस नहीं ले पाई। वैसी ही जैसी थी, कंधे अचकाकर कितने सुकून से कह रही थी ये औरत जो उस लड़की की ज़िंदगी को दाव पर लगा रही थी। उसके दांत जम गए थे और कनपटी की रगें तन सी गई थी। तुम उस दिन के बाद घर पर आए ही नहीं, क्या अपनी मामी और अंकल से अब तक नाराज़ हो? नज़ाकत से कहा तो वो तल्खी से मुस्कुराया। वक्त नहीं मिल सका नाराज़ होने का। उसके तंज पर सुहेल गैर आरामदे हुए थे। शाइस्ता के लबों पर खेलती मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। रोहेला ने उसे नासमझी से देखा था। जब नाराज़ नहीं हो तो फिर किस बिना पर कतराते रहे घर आने से? दोबारा से घेरा गया था उसे। अभिया के साथ हुई गलत फहमी के बाद मुझे उस घर में आना अजीब सा लगता है। सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। अभी यहाँ सारंग होता तो दिल खोल कर हंसता, क्योंकि शाइस्ता की शक्ल देखने वाली थी। वो नरम था तो बहुत नरम था, वो सख्त था तो कोई उसके जैसा बेरहम नहीं था। हरम, सुहेल ने उसे तनबीह करना ज़रूरी समझा था। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा। कितना सुकून मिलता था सुहेल को ऐसे बेबस देखकर। सॉरी आंटी, लेकिन मैं जल्द ही आपके घर का चक्कर लगाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि वो विज़िट बहुत खुशगवार साबित होगा। उसकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। शाइस्ता ने गैर आरामदेह होकर यह अखलकती पहलू बदला था। रोहेला ने बात का रुख जल्दी से अबिया के रिश्ते की जानिब फेर दिया था। वो इस जिक्र पर चौंका था। अच्छा, तो ये मकसद था शाइस्ता के यहाँ आने का? मैं चाहती हूँ कि जिस रिश्ते की बाबत तुम पिछली दफ़ा बात कर रही थी उसे एक बार देख लिया जाए। देखने में तो कोई कबाहत नहीं। जी भाभी, बिल्कुल। हरम का दोस्त है वो और खासी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। हमारी अबिया के साथ उसका जोड़ बहुत जचेगा। गो के रोहेला ने हैदर नकवी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हरम के हवाले पर ही वो उसकी इतनी तारीफ़ें करने लगी थी। वो सीधा हो बैठा। क्यों ना आप यहाँ आ जाइए मामी, मतलब हम अबिया के रिश्ते वालों को यहाँ बुला लें और आप भी उनसे यहीं मुलाकात कर लें। इस तरह मेरे गिल्ड का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा और मॉम की मौजूदगी में आपका दिल भी खुला रहेगा। उसने उम्मीद तलब निगाहों से रोहेला की जानिब देखा तो वो उसकी खुशगवार सी पेशकदमी पर मुस्कुराई। हरम बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी, चूँकि रिश्ते का बिला वास्ता ताल्लुक़ हरम से ही है, तो ये बेहतर है कि आप उसके सामने ही उनसे बात कर लें। किसी बदमज़गी की गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर आप आसानी हर बात कर सकेंगी। सुहेल ने भी उसकी तायद की तो शाइस्ता ने समझकर सर अस्बात में हिलाया। वो हल्के कंधों के साथ मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ था। लेकिन उनके आने का वक्त माम वो मैं आपको मालूम करके बता दूंगा, उसने कहकर अपने कदम जीनों की जानिब फेरे और आन की आनी में वो जीने अबूर करता ऊपर गायब हो चुका था। उससे रोहेला से फैमिली डॉक्टर के मुतल्लिक बात करनी थी, लेकिन शाइस्ता की मौजूदगी में ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उसने फ़िलहाल इस मसले को एक जानिब ही रहने दिया और खामोश निगाहें बालकनी का दरवाज़ा खोले चला आया। हवा का एक सरसराता झोंका उसे छू कर गुजरा था। वो रात की स्याही में डूबा सब्ज़ा इज़हार देखे गया। उसी पल उसे अपने कदमों पर नरम गरम सा वजूद लिपटता हुआ महसूस हुआ था। वो जो चंद पल के लिए सुकून का सांस लेने बालकनी में आ खड़ा हुआ था, अगले ही पल कराहा
उसे बगैर देखे पता था कि अपालू उसके कदमों के दरमियान मौजूद है। उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए गर्दन झुकाकर उसे देखा। वो भी अपना चेहरा उठाए मासूम आंखों से उसे ही देख रहा था। उसने अगले पल बेबसी से गहरा सांस लिया था, फिर उसे झुककर हाथों में उठा लिया। वो इतना नरम और प्यारा था कि उसका उस पर गुस्सा करने का हर इरादा मुलतवी हो चुका था, और वो उस पर गुस्सा भला कर भी कैसे सकता था। सानिया उसे जान से मार देती अगर वो उसके अपालू पर उंगली भी रखता तो। वो उसे साथ लिए बेड की जानिब बढ़ाया था, फिर यूं ही आड़ा तिरछा लेट गया। उसे हाथों में ऊपर उठाकर देखा। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जिन पर मैं चाह कर भी गुस्सा ना कर सकूं, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। खफकी से घूरा था उसे। अपालू उसकी गिरफ्त में मचलने लगा तो उसने उसे सीने पर बिठा लिया, फिर यूं ही चेहरा छत की जानिब देखकर कहने लगा, वो मुझसे नाराज़ हो गई है अपालू। मैं क्या करूं? वो इतनी ज़िद्दी, हट धर्म, हाजिर जवाब, गसीली और बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ क्यों है? क्या मुझे कभी कोई आसान टास्क नहीं मिल सकता? वो उसके नरम बालों पर हाथ फेरता आहिस्तगी से कह रहा था, फिर गर्दन सीने पर झुकाकर उसे देखा। क्या करूं? कुछ ऐसा बताओ कि मैं उन्हें एकदम से बहुत अच्छा लगने लग जाऊं। असूलन तो उसे ये सवाल सारंग से करना चाहिए था, लेकिन चलो फिलवक्त अपालू ही सही। बिल्कुल से अंदर को गिरती हवा ने कमरा यख बस्ता कर दिया था, लेकिन वो फिर भी परवाह किए बगैर बेड पर नीम दराज अपालू को साथ लिए दराज था। और ये थी इसकी 13वीं एपिसोड। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छी थी एपिसोड, मज़ा आया मुझे भी। और अभी बहुत कुछ है यार, पता नहीं क्या अजीब है, थोड़ा सा ना बहुत सस्पेंस है इसमें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, जो अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिल जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।